कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने आज ये साफ किया कि अतार्किक बहस और काल्पनिक डर को आधार बनाकर कोई मांग रखने से समाधान नहीं निकल सकता है। आंदोलनकारियों और विपक्षी मांग मानने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते इसका कोई आधार हो। और देश के किसानों का भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस आंदोलन से इत्तेफाक नहीं रखता है। फिलहाल इस आंदोलन में अब किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि जिस एमएसपी का प्रावधान पहले से ही है, उस पर किसी को कानून क्यों चाहिए? छिहत्तर दिनों से किसानों का संग्राम, लेकिन कब निकलेगा समाधान? आंदोलन से लेकर हिंसा तक अंतहीन कहानी, लेकिन किसान नहीं मान रहे हैं। देश के प्रधान का भरोसा जुबानी। तो पहले एमएसपी पर पीएम मोदी ने क्या कहा और गतिरोध क्या है, वो सुनिए। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने। मैं विश्वास दिलाता हूं। सुना आपने, प्रधानमंत्री ने संसद से किसानों को भरोसा दिया कि एमएसपी था, है और रहेगा। लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि देश भरोसे पर नहीं चलता, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। लेकिन आज हम विश्लेषण कर रहे हैं कि अगर एमएसपी पर कानून बना तो क्या होगा। क्या एमएसपी को अनिवार्य कानूनन बनाना बहुत मुश्किल है? तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आंदोलनकारी जिस एमएसपी को लेकर जिद पर अड़े हैं वो है क्या। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये किसी भी फसल की न्यूनतम कीमत की एक गारंटी होती है। सरकार कुछ चुनिंदा फसलों के बुआई के मौसम से पहले ये घोषणा करती है ताकि उस फसल की चाहे कितनी भी पैदावार हो, लेकिन किसानों को उस फसल का एक न्यूनतम मूल्य अवश्य मिलेगा। इस तरह एमएसपी किसानों को अधिक फसल उपजाने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि देश में कितनी फसलों का एमएसपी तय होता है। दरअसल भारत में 23 फसलों के लिए सीएपीसी यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार एमएसपी तय करती है। इनमें 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन और 4 नकदी फसलें शामिल हैं। इन 23 फसलों में 6 रबी फसलें, 14 खरीफ मौसम की फसलें और 3 वाणिज्यिक फसलें। अब चूंकि मांग एमएसपी पर कानून बनाने की हो रही है, जो अब तक किसी सरकार ने नहीं बनाया, तो यहाँ यह जान लेना चाहिए कि आखिर एमएसपी तय कैसे किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी रबी और खरीफ फसलों के एमएसपी को तय करते समय कई पॉइंट्स को ध्यान में रखता है। नंबर 1, उत्पादन लागत से कम 50% अधिक मूल्य तय करना। नंबर 2, मांग और आपूर्ति। नंबर 3, इनपुट की कीमतों में बदलाव। नंबर 4, इनपुट आउटपुट मूल्य में अंतर। इसके अलावा जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, बाजार की कीमतों का रुझान, किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों और उनके द्वारा भुगतान की गई कीमतों के बीच क्या समानता है और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति का ध्यान रखा जाता है। तो जरा सोचिए, जब इतनी रिसर्च के बाद एमएसपी तय होता है, जिसमें खेती किसानी के एक एक पहलू का ध्यान रखा जाता है, तो फिर एमएसपी को कानून बनाने की क्या जरूरत है? आखिर क्यों आंदोलनकारी किसान एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं और क्यों सरकार इस पर सिर्फ आश्वासन देती रही है? क्योंकि हम आपको यहाँ सिलसिलेवार तरीके से कृषि जगत की सच्चाई समझा रहे हैं, एमएसपी का गुणागणित बता रहे हैं। तो यहाँ आपको ये भी बता दें, वर्ष 1965 में हरित क्रांति के समय एमएसपी की घोषणा हुई थी और 1966 में सिर्फ गेहूं खरीदने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब 1966 में शुरू हुई एमएसपी की परंपरा आज तक चली आ रही है। लेकिन अंतर ये है कि आज 23 फसलों की एमएसपी तय होती है। किसान अपनी फसल राज्य की अनाज मंडियों में पहुंचाते हैं। इन फसलों में गेहूं और चावल को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई एमएसपी रेट से खरीदती है। एफसीआई किसानों से खरीदे इन अनाजों को गरीबों के बीच सस्ती दर पर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी एफसीआई के पास अनाज का स्टॉक बचा ही रहता है। इसीलिए वर्ष 2015 में एफसीआई के पुनर्गठन पर सुझाव देने के लिए शांता कुमार कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एमएसपी का लाभ सिर्फ 6% किसानों को मिल पाता है, यानी 94% किसानों को एमएसपी का लाभ कभी मिला ही नहीं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जो व्यवस्था 94% किसानों के लिए लाभकारी नहीं है, वो भला देश के किसानों को अस्थायी संकट से उबारने का जरिया कैसे हो सकती है? इसीलिए सरकार ने 54 साल बाद नया कृषि कानून बनाकर किसानों को आज़ादी मुहैया कराई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।